चलिए अपने स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चल रहा था कल तक जो पढ़ाया उसमें आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है तो बताओ। हमने देखा चार्जिंग सेक्शन है 56 में दो पार्ट्स है, सबसेक्शन 1 एंड 2। सबसेक्शन 1 इज जनरल चार्जिंग सेक्शन। जो कुछ भी बाकी 4 हेड्स में कहीं पे कवर नहीं हुआ वो बाय डिफॉल्ट इसी हेड में कवर हो जाएगा, ये स्टोरी थी। इसके अलावा सबसेक्शन 2 है स्पेसिफिक लिस्ट। जो इनकम को स्पेसिफिक यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है वो किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, ये बात क्लियर है। वैसा अब इसमें बहुत सारी इनकम के बारे में हमने बात की, मेजॉरिटी हमने देख भी ली। KMP पॉलिसी में जो फैमिली को पैसा मिलता है वो, कैजुअल इनकम के बारे में हमने बात की। अब फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है 30% और उतना ही TDS कट जाता है। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मशीनरी पे मिलने वाला रेंट, कॉम्पोजिट रेंट, एनहांस कॉम्पनसेशन और कॉम्पनसेशन पे मिलने वाला इंटरेस्ट, और एक देखा था एडवांस मनी रिसीव्ड। ये सारी चीजें यहाँ पे स्पेसिफिक अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। लास्ट में हम डिविडेंड के ऊपर बात कर रहे थे, तो डिविडेंड वाले केस में मैंने आपको बोला कि डिविडेंड इनकम एक्चुअली में अब शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल है। आपको अगर डिविडेंड मिला है तो उसके ऊपर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी आपकी है, कंपनी नहीं पे करती है। ये चेंज हो गया, बट इसमें कंडीशन रखी थी। अब देखो वैसे तो डिविडेंड नेट टैक्सेबल स्लैब रेट पे है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंडिविजुअल्स पे लगने वाला स्लैब रेट जो भी होगा उस हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी। लेकिन कंपनीज को एक गाइडलाइन दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में कि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर को या किसी भी एक शेयर होल्डर को 5,000 रुपए से ऊपर का डिविडेंड देते हो एक साल में, तो आप उस पर एक बार के लिए TDS काट लेना। अब TDS काटने का रीजन क्या होता है? उस चीज की एक लीगल एंट्री हो जाना। देखो मैं आपको 5,000 रुपए से ऊपर अगर डिविडेंड दे रहा हूँ और मैंने उसमें से कुछ TDS काट लिया, कुछ भी काट लिया, और वो TDS मैंने डिपार्टमेंट को जाके सबमिट कर दिया। अब अगर डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है कि मैंने आपको पैसे दिए हैं, मतलब आपकी कमाई हुई है, अब डिपार्टमेंट वेट कर रहा है, फिर देखते हैं ये अपने रिटर्न में कमाई दिखाते हैं या छुपाते हैं। छुपाने गए तो पकड़े जाओगे, तो ऑप्शन नहीं बचा। तो जहाँ TDS काट लेते हैं वहाँ एक तरीके से ना वो वाइट मनी में एंट्री हो जाती है कि अब सामने वाला रिसीवर ऑफ द मनी उसको छुपा नहीं पाएगा, उसको दिखाना ही पड़ेगा कि भाई मैंने एक्चुअली में इनकम रिसीव की है। तो TDS कितना भी काट लो, अल्टीमेटली जो टैक्स पे करना है वो तो स्लैब रेट पे ही पे करना है इंडिविजुअल को, वो तो फिक्स है। पर अभी उसकी इनकम में से कितना टैक्स काटना है ये कैसे डिसाइड करें, क्योंकि स्लैब रेट सबके लिए अलग अलग है, सबकी इनकम अलग अलग है। तो बोले एक काम करो, कुछ भी लमसम रेट काट लो, क्या फर्क पड़ेगा। वो लमसम रेट कितना रखा है इन्होंने? 10%। वो बात कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 184 में। तो बोले एक काम करो, सिंपली 10% TDS रिसीवर के पैसों में से काट लो और डिपार्टमेंट के पास जमा करवा दो। अब ये रिसीवर साल के एंड में अपनी पूरी इनकम कैलकुलेट करके स्लैब रेट के हिसाब से जो भी टैक्स भरेगा उसमें उसको 10% का क्रेडिट मिल जाएगा कि भाई इतना तो आपने दे दिया है, बाकी का दे दो। घुमा फिरा के अल्टीमेटली डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लगा साल के एंड में वो कितने अमाउंट से लगा? स्लैब रेट से, फ्लैट रेट से नहीं। तो ये 10% का जो रेट है ना, ये एक्चुअल टैक्स रेट नहीं है, इसको हम बोलेंगे लमसम रेट या सिंबॉलिक रेट बोलेंगे। अब ये 10% के बदले अगर 1% भी होता तो भी सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली बाकी का पैसा तो स्लैब रेट के हिसाब से आने ही वाला था। 10% भर दिया तो बाकी टैक्स लायबिलिटी के सामने सामने एडजस्ट हो जाएगा। ये बेसिक स्टोरी है। अब डिविडेंड की जब बात हो रही थी तो मैंने आपको बोला कि डिविडेंड की डेफिनेशन दे रखी है, वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 है जिसके क्लॉज नंबर 22 में डेफिनेशन समझाई व्हाट इज डिविडेंड। ये डेफिनेशन क्यों बनानी पड़ी, इसका रीजन क्या है? स्टार्टिंग में जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था, इसलिए मैंने आपको हिस्ट्री बताई 115O वाली, तब ना जो मतलब कंपनी के लोग थे, मैनेजमेंट के लोग, वो लोग ना कुछ जुगाड़ ढूंढते थे कि यार टैक्स कैसे बचाए, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अप्रोक्स 20% आता था नेट। तो 20% टैक्स भरने में तो कोई भी सोचेगा। तो कंपनी वालों ने क्या शुरू कर दिया, डेफिनेशन में तब लिखा था कि मनी के टर्म्स में, कैश के टर्म्स में डिविडेंड देंगे तो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आएगा। कंपनी वालों ने शुरू कर दिया इन काइंड डिविडेंड देना। जैसे डिविडेंड देना है सारे मेंबर्स को, तो जैसे एकदम डे टू डे सामान होता है ना, चीज़ें, प्रेशर कुकर, ठीक है, वॉच हो सकती है या फिर बर्तन हो सकते हैं, ये सब चीज़ें देनी शुरू कर दी। जिसका जितना डिविडेंड का अमाउंट बनता है उतने पैसों का उसको सामान दे दिया। अब सेक्शन में लिखा है डिविडेंड पेड इन कैश इज टैक्सेबल। कंपनी बोली सर हमने कैश नहीं दिया, हमने तो बर्तन दिए, माइक्रोवेव दे दिया, घड़ी दे दी, अब इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? सेक्शन में तो लिखा ही नहीं है। फिर सरकार ने सोचा यार ये तो ज़्यादा तेज बन रहे हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोला हमारा क्या जाता है, हमें डेफिनेशन बना देंगे। इन्होंने डेफिनेशन बना दी। डेफिनेशन में हर वो तरीका लिख दिया जो कैश के अलावा हो सकता है, जिसके थ्रू आप डिविडेंड देने की कोशिश कर रहे हो। बोला ये सब भी डिविडेंड है, अब लगा लो दिमाग। बोले जो बर्तन बांट रहे हो ना, 2-4 हमारे यहाँ पे भिजवा देना,
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो लगने ही वाला है। तो ये बात पहले ही क्लियर कर दी। अब अपन ने अपनी मुसीबत बढ़ा ली, ओवर स्मार्ट बनने गए और एक सेक्शन और चिपक गया, सीधा सीधा एक लाइन में लिखा हुआ था, अपन ने दूसरा जुगाड़ ढूंढा, इन्होंने दूसरा प्रोविजन बना दिया। अब ये डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने इन सारे तरीकों से कुछ भी अपने शेयर होल्डर को पे किया वो सब कुछ डिविडेंड ही माना जाएगा। वैसा सबसे पहला पॉइंट देख लो, ए क्लॉज में बोला है एनी डिस्ट्रीब्यूशन इफ सच डिस्ट्रीब्यूशन एंटेल्स द रिलीज ऑफ ऑल और एनी पार्ट ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी। अगर आपने असेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं शेयर होल्डर्स को तो वो डिविडेंड मानी जाएगी। वेयर सच अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैश और इन काइंड। फॉर इन काइंड डिस्ट्रीब्यूशन द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स शैल बी डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। कंपनी की असेट्स में से अगर कैश बांटा है तो प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर कोई और इन काइंड चीज बांटी है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो डिविडेंड के बराबर मानी जाएगी, ऐसे देखा जाएगा। और इसमें एक लिमिट है कि ये जो अमाउंट बांटा जा रहा है उसकी मैक्सिमम कैप क्या है, कहाँ तक वो डिविडेंड के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें बोलते हैं अप टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। मैं चीज़ों को धीरे धीरे सिंपल कर देता हूँ, ये क्या हो रहा है एग्जाम्पल से समझ लो। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स किसको बोलते हैं? हर साल जो आप पैसा कमा रहे हो प्रॉफिट के नाम पे, वो कहीं ना कहीं रिजर्व में आप पैसा जोड़ रहे होगे, उसको बोलेंगे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कंपनी का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 25 लाख रुपए, मतलब इतना सरप्लस उनके पास पड़ा हुआ है। अब कंपनी ने क्या सोचा, डिविडेंड कैश में नहीं बांटेंगे, उसके बदले कोई असेट्स बांट देंगे, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, गैजेट्स, मोबाइल फोन, ऐसा कुछ बांट देंगे। अब जितना टोटल डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया है, ठीक है, जो भी इन काइंड है उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। आपने कितने में वो गुड्स खरीदे वो नहीं देखा जाएगा, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है वो देखी जाएगी। सबको एक एक मोबाइल फोन बांट दिया डिविडेंड के नाम पे, तो उस मोबाइल फोन को कंपनी ने कितने में खरीदा डज नॉट मैटर, एक्चुअल में मोबाइल फोन की मार्केट वैल्यू कितनी है, ओपन मार्केट वैल्यू, उससे फर्क पड़ता है। अब मान लो जो भी ओपन मार्केट वैल्यू है 20,000 रुपीज अमाउंट आ रहा है, ऐसा मान लेते हैं, और ऐसे कुछ 100 शेयर होल्डर्स हैं जिनको आपने मोबाइल फोन बांटा है, तो टोटल कितना हो गया, ये 20 लाख रुपए हो गया। ये 20 लाख जो है इस रेंज में है, इसी के विद इन है, तो ये पूरा 20 लाख डिविडेंड है, पूरा 20 लाख रुपए डिविडेंड है। और इस पे टैक्सेबिलिटी वैसे ही आएगी जैसे नॉर्मली कैश में पे किए हुए डिविडेंड पे आती है। मतलब इन शॉर्ट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कैश नहीं दिया, कैश के बदले इन काइंड कोई चीज दे दी। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया कि भाई मोबाइल फोन दे दिए, तो मोबाइल फोन्स की मार्केट वैल्यू कितनी है, तो मतलब 20 लाख रुपए, तो ये पूरा 20 लाख रुपए डिविडेंड है, बिकॉज इस लिमिट के अंदर है। मान लो ज्यादा मोबाइल फोन्स बांटे होते, 20,000 के या 20 लाख के बदले 30 लाख रुपए के फोन्स बांटे होते, तो क्या सिनारियो होता। तो इसमें से डिविडेंड वाला पोर्शन मैक्सिमम कितना माना जाता, 25 लाख। ऊपर का जो 5 लाख है वो डिविडेंड नहीं माना जाता। अब आप उसको कैपिटल रीपेमेंट, कैपिटल रिडक्शन, बाईबैक कुछ भी गिन लो, लेकिन वो वाला अमाउंट जो है वो डिविडेंड नहीं माना जाता, उस पर टैक्स नहीं आता। जितना बचाया है उसी में से डिविडेंड बांटूंगा ना। 25 लाख रुपए बचाया है, रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो 25 लाख से ज्यादा डिविडेंड तो हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम डिविडेंड के साथ कितना हो सकता है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बराबर हो सकता है। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 25 लाख है, इसके विद इन कुछ भी बांटूंगा पूरा डिविडेंड है, इसके ऊपर बांटूंगा तो डिविडेंड तो 25 लाख रुपए तक ही माना जाएगा। वैसे ये कंडीशन है। अब इसमें ये लोग जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं ना, उसमें बोला है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इसके साथ एक लाइन लिखी हुई है, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, ऐसा एक सेंटेंस साथ में लिखा हुआ है, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अब इसका क्या मतलब है वो समझ लो। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स का सिंपल मतलब होता है इशू ऑफ बोनस शेयर्स। आपने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, आपके ध्यान में आ रहा होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, सेक्शन नंबर 63, एग्जैक्टली वही पॉइंट। तो अगर कोई प्रॉफिट कैपिटलाइज हुआ भी है वो भी इस लिमिट में काउंट होगा। ऐसा मान लेते हैं 20 लाख रुपए हमारे पास कैश पड़ा हुआ था और 5 लाख के हमने इसमें से बोनस शेयर इशू कर दिए थे। बात समझ आ रही? तो ये 5 लाख भी इसमें काउंट होगा और लिमिट 25 लाख रुपए की रहेगी, ऐसे समझ के चलना है। तो बोनस शेयर आपने दिया भी है ना, तो वो भी आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ही हिस्सा है, ऐसा मान के चलना है। ये इनकी लैंग्वेज। बात समझ आ रही? क्लियर हुआ? तो कंपनी ने अल्टीमेटली कैश ना पे करके कैश के बदले असेट्स दे दी। वो असेट्स डिविडेंड हो सकती है अप टू दिस लिमिट,
बस सिंपल इतना आपको ध्यान रखना वैसे, और वो टैक्सेबल होगी। अब क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो लगता नहीं है तो शेयर होल्डर टैक्स भरेगा स्लैब रेट पे, लेकिन टैक्सेबिलिटी आएगी वो यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाता है। तो ये क्रैकर लेके नहीं देखी है? अच्छा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये जो हमने देखा, दिस इज सेक्शन 2 क्लॉज 22 और सब क्लॉज ए, और ऐसे याद रख लो ए फॉर असेट्स। क्लॉज ए में आपने कैश के बदले क्या दिया? असेट्स। असेट्स अप टू accumulated profits, ठीक है, assets at market value up to accumulated profits including capitalized profits। थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही? सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, तो मैं सिर्फ आपको रिलेट कराने के लिए लिखा हूँ। अब देख लो नेक्स्ट, यहाँ पे बात हो रही है डिबेंचर्स की, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स की और बोनस शेयर्स की, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अपन ने कंपनी लॉ में ऐसा पढ़ा है कि अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो क्या आप डिविडेंड के नाम पे बोनस शेयर दे सकते हो? कुछ याद है? आंसर इज नो। डिविडेंड बोल के बोनस शेयर देना गलत हो जाएगा, क्योंकि बोनस शेयर तो फ्री होते हैं, उसका कोई पैसा तो जो है किसी को दिया नहीं जाता है, एक्सचेंज होता नहीं है। बोला डिविडेंड डिक्लेयर करके आप उसको बोनस शेयर पकड़ा दो शेयर होल्डर को, तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ अनफेयर हो जाएगा, ये बात हुई थी। अब यहाँ पे यही चीज बोलिए, आपको रिलेट करा देता हूँ। बोनस शेयर देने के लिए जो ना बोला हुआ है ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर देने के लिए ना बोला है। बात समझ आ रही? मैंने बार बार रिपीट किया, इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर देते हो तो उसके लिए ना नहीं बोली। इन शॉर्ट, जो अपन ने कंपनी लॉ में पॉइंट पढ़ा था, मैंने उसमें बात बोली भी थी, डिविडेंड पेएबल टू इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स, बट प्रेफरेंस वालों में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि अगर बोनस शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए गए तो वो डिविडेंड है। ये पहला पॉइंट है जिसमें इंक्लूड होता है। बी फॉर बोनस शेयर याद रख लो, और क्या। इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, मतलब वो बोनस इशू वाला, ये पॉइंट पता चला। बोनस शेयर्स गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दैट इज डिविडेंड। दूसरा है डिबेंचर्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, ये भी आपके कंपनी लॉ के टॉपिक्स हैं। डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, डेट सिक्योरिटीज, ठीक है। अगर ये डेट सिक्योरिटीज आपने किसी को भी दी, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस, वो क्या माना जाएगा? वो डिविडेंड माना जाएगा। इसमें इक्विटी चलेगा, ठीक है। डिबेंचर्स गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स विदाउट एनी चार्जेस, बिना पैसे लिए, तो वो डिविडेंड के बराबर माना जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? डिविडेंड थोड़ी दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, सिक्योरिटीज, बोनस शेयर्स, डिबेंचर्स। पैसा ही दे देंगे तो फिर ये सब की बात करने की जरूरत ही नहीं ना, थोड़ा वो ध्यान तो रखो। डिविडेंड अगर मैं पैसों के टर्म्स में दे रहा हूँ तो अपन ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। पैसों के बदले कुछ और दे रहा हूँ, उसको डिविडेंड माना जा रहा है। डिबेंचर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दिए गए विदाउट एनी चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी तो डिविडेंड ही हो गया एक तरीके से। मतलब कंपनी ने क्या बोला, आप पैसे मत लो, उसके बदले ना डिबेंचर्स ले लो, आपको कुछ पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डिविडेंड ही हो गया ना वैसे।
बोलो, ये पॉइंट समझ आया यहाँ तक? ये भी दो क्लॉजेज हुए, तीसरे पे चलते हैं। यहाँ पे बात हो रही है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के टाइम पे जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तो शेयर होल्डर्स का सारा पैसा उनको रिटर्न किया जाता है। तो जो कैपिटल रिटर्न की है वो कोई डिविडेंड नहीं है, आप ही का लगाया पैसा आपको वापस दे दिया, वो कैसा डिविडेंड? उसमें कोई डिविडेंड एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ सरप्लस पे किया जाता है, आपकी कैपिटल लौटाने के बाद प्रॉफिट बचा है और वो भी तो सारे शेयर होल्डर्स में बटेगा, दैट सरप्लस इज इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, दैट सरप्लस इज इक्वल टू डिविडेंड, ऐसा रहेगा। ठीक है, डन, ये समझ आया। चलो फिर नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं। क्लॉज बी है, यहाँ पे बात हो रही है कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन के टाइम पे कुछ प्रीमियम दिया गया, पैसा वापस कर रहे हैं, सरप्लस वापस दिया गया, तो अगेन उसमें भी जो सरप्लस वाला पोर्शन होगा वो ही डिविडेंड माना जाएगा। सेम स्टोरी। ये सब अलग अलग नाम से पैसे वापस किए जा रहे हैं या इनडायरेक्टली वापस किए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें टैक्सेबल होंगी। ठीक है, कंप्लीट, चारों क्लॉज कवर हो गए। अब ये चार क्लॉज जो है वो एक तरफ, अब एक पांचवा क्लॉज है, दैट इज 222E। ये अलग है, इसमें कुछ चीजें डिफरेंट है। पहला पॉइंट तो ये है, इसको हम नाम देंगे डीम्ड डिविडेंड।
डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल ओनली ऑन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, जिसको हम बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। इनकी भाषा में क्लोजली हेल्ड कंपनी, सिंपल भाषा में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सब पे अप्लाई नहीं होता ये सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनीज पे या प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई होने वाला प्रोविजन है। अब यहाँ पे डिविडेंड की जो लिमिट है, जैसे अभी तक मैंने आपको बोला अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, यही बात हो रही थी। इसमें चेंज है, इसमें ओनली अप टू अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन वाला पार्ट, बोनस शेयर वाला पार्ट कंसीडर नहीं करना है। तो पिछले केस में मैंने आपको बोला 20 लाख रुपए पड़े थे हमारे पास, 5 लाख के हमने रिसेंटली बोनस शेयर दिए थे, तो टोटल कैप कितनी थी 25। इस केस में 25 नहीं होगी, इस केस में 20 होगी। वो बोनस शेयर जितने रुपए के दे दिए वो छोड़ दो, जितना आपके पास रिजर्व एक्चुअली में पड़ा हुआ है पैसा, रिजर्व इन कैश, सिर्फ वही कंसीडर होगा जो प्रीवियस एग्जांपल में 20 लाख रुपए था, ये वाला। हाँ, ए से लेके डी चारों में दोनों यूज होंगे, तो वो कॉमन पॉइंट था। इन चारों के लिए सेम था, ई में वो चेंज आया, इसलिए मैं उसको अलग से ही बता रहा हूँ। तो ये लिमिट है आपकी, ये ध्यान रखनी, ठीक है। अब डीम डिविडेंड होता क्या है वो समझो। यहाँ पे ना 2-3 रास्ते बताए हुए हैं, जिन रास्तों से अगर पैसे घुमाए तो उसको डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। पहला रास्ता बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। बात हो रही है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, आप हो कंपनी के शेयर होल्डर, आपका इस कंपनी में जो स्टेक है वो 10% या उससे ज़्यादा है, इसको यहाँ पे बोलेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। 10% शेयर है आपके पास कंपनी के। अब अगर ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को कोई भी अमाउंट लोन के नाम पे देती है, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लोन दिया, तो उस लोन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिविडेंड मानेगा। डिपार्टमेंट बोलेगा ये लोन नहीं है, डिविडेंड है। हमें पता है कि अगर आपने डिविडेंड के नाम पे पैसा दिया तो फिर टैक्स लगेगा, इसलिए शेयर होल्डर ना इसको लोन के नाम पे उठा रहा है। अब वो लोन लौटाएगा नहीं लौटाएगा हम कहाँ देखने जाएंगे, हम आप पे डाउट कर रहे हैं कि पैसा ये डिविडेंड का ही है, लेकिन डिविडेंड के नाम पे दिखाएंगे तो इनकम दिखेगी, बोरिंग्स के नाम पे दिखाएंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं तो उधार ले रहा हूँ, उधार पे कौन सा टैक्स लगता है, बात समझ आ रही है। तो बोले आप लोग ना आपस में जानबूझ के ऐसा ट्रांजेक्शन डिजाइन कर रहे हो जो है डिविडेंड लेकिन उसको दिखा रहे हो लोन। अब शेयर होल्डर बोल रहे हैं नहीं सर मैं तो लोन ही ले रहा हूँ, मेरी कंपनी से मैं लोन तो ले सकता हूँ। बोले नहीं ये तो डिविडेंड है, क्योंकि आपका इतना होल्डिंग है ऑलरेडी कंपनी में, आप डिविडेंड को लोन का नाम देके टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो, हम नहीं मानेंगे। बात समझ आई। अब इस सिचुएशन में भले ये लोन है लेकिन इसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। दिस इज द पॉइंट, डीम्ड डिविडेंड। तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। यहाँ तक स्टोरी क्लियर, एकदम आराम से चल रहा हूँ, बात समझ आएगी। तो आप पैसा ले रहे हो लोन के नाम से, डिपार्टमेंट मान नहीं रहा, डिपार्टमेंट बोल रहा है नहीं हम तो इसके ऊपर टैक्स वसूल करेंगे। अब आप बोल रहे हो सर मैं पैसा रिटर्न करने वाला हूँ, आप देख लेना बाद में फ्यूचर में मैं रीपे करूंगा। तो जब करोगे तब की तब देखेंगे, अभी तो टैक्स भरो। तो अभी तो एक बार आपसे टैक्स भरवा दिया, अब इन फ्यूचर क्योंकि आपने तो जेन्युइनली लोन ही लिया है, कोई फ्रॉड नहीं है, डिपार्टमेंट डाउट कर रहा है, तो टैक्स तो वसूल लिया आपसे। अब इन फ्यूचर क्या होगा पता है, आप जब ये पैसा कंपनी को लौटाओगे ना तो आप भी फिर जाके डिपार्टमेंट को सुनाओगे, देखो सर पैसा लौटा दिया है, फालतू का टैक्स लिया आपने हमसे। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, सेट ऑफ कर लेते हैं। सेट ऑफ कैसे होगा वो समझो। कंपनी ने शेयर होल्डर को ये वाला लोन दिया, ये तो अलग हिसाब है, बट आप कंपनी के शेयर होल्डर तो हो ना, आपका होल्डिंग तो है ही। अच्छा ये कंपनी ऐसा हो सकता है कभी जेन्युइनली डिविडेंड भी बांटे अपने सारे शेयर होल्डर्स को, होगा ना, साल में एक बार डिविडेंड भी देती होगी। अभी आपने लोन लिया है वो आपको पता है, आप जस्टिफाई कर रहे हो उस चीज को, लेकिन इन फ्यूचर कंपनी ने कभी डिविडेंड के नाम पे अगर कुछ पैसा बांटा तो वो डिविडेंड टैक्सेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट अपने तो लोन के ऊपर ही टैक्स लगा दिया। अब पता नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब ये कंपनी मुझे डिविडेंड का पैसा बांटेगी, मैं बोलूंगा मुझे डिविडेंड मत दो, पैसा ट्रांसफर मत करो, मैंने लोन रीपे करना है ना उसमें सेट ऑफ करते जाओ। कुछ बात समझ आई। मैंने पहले कंपनी से ऑलरेडी लोन उठा रखा है, उस लोन को इन लोगों ने डिविडेंड बना के उसमें मुझसे टैक्स ले लिया जबरदस्ती। अब मैं तो गुस्से में हो गया, फालतू का टैक्स देना पड़ा, मैं तो उधार लिया था, नहीं माने तो भरना पड़ा। अब जब कंपनी सच में डिविडेंड देगी तो मैं कैश में मेरे अकाउंट में पैसा एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ट्रांसफर ही नहीं करवाऊंगा। मैं कंपनी को बोलूंगा एक काम करो, ऑन अकाउंट मेरी लोन लायबिलिटी के आमने सामने सेट ऑफ कर दो। बात समझ आई।
अब ये जो अमाउंट सेट ऑफ हो रहा है उस पर वापस डिविडेंड का टैक्स देना पड़ेगा क्या? मतलब शेयर होल्डर से वापस टैक्स मांगा जाएगा? शेयर होल्डर डिपार्टमेंट को जाके बोलेगा, बोले ये जो मैंने लोन लिया था उसके सामने सेट ऑफ कर दिया और लोन पे आपने ऑलरेडी मेरे से टैक्स ले लिया, तो मैं वापस इस अमाउंट पे टैक्स नहीं भरूंगा। डिपार्टमेंट बोलेगा फेयर इनफ, कोई बात नहीं, हमें तो डाउट था इसमें हमने आपसे टैक्स लिया, आप तो बुरा मान रहे हो। बोले बुरा तो मानूंगा ना, फालतू का पैसों की जरूरत थी इसलिए तो उधार लिया, उस उधार पे भी तुम लोगों ने टैक्स काट लिया, तो मेरे पास पैसे ऑलरेडी कम बचे। अब जब मैं डिविडेंड नहीं ले रहा हूँ और वो लोन के सामने सेट ऑफ कर रहा हूँ तो मुझे उसका बेनिफिट चाहिए। तो डिपार्टमेंट बोलेगा आप ऐसा कर सकते हो। तो मान लो लोन के नाम पे मैंने कुछ 10 लाख रुपए लिए कंपनी से, यहाँ डिविडेंड के नाम पे मुझे 50,000 रुपए मिले, मैंने बोला 50,000 सेट ऑफ कर लो, तो वो 50,000 पे वापस थोड़ी डिविडेंड देना है। 10 लाख पे डिविडेंड ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ मैं, ये 50,000 के डिविडेंड पे फिर से टैक्स पे नहीं करूंगा। अगर सेट ऑफ कर लेता हूँ तो, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो लगेगा ही ना, भाई पैसा लिया है तो फिर वो डिविडेंड ही है, कंपनी तो डिविडेंड बोल के दे रही है, ये तो आपने सेट ऑफ कराया तो हमने आपको रिलीफ दे दिया वैसा। तो ये पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ध्यान रखना है। तो इन शॉर्ट डीम डिविडेंड के ट्रांजेक्शन में जो पहला केस है वो ये है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को अगर लोन देती है तो वो लोन को डिपार्टमेंट डिविडेंड मान लेता है, इसको हम बोल रहे हैं डीम डिविडेंड। और कितने एक्सटेंट तक ये लोन को डीम डिविडेंड माना जाएगा? अप टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। कंपनी का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर 20 लाख है और कंपनी ने शेयर होल्डर को 10 लाख का लोन दे दिया तो पूरा 10 लाख जो है वो डीम डिविडेंड। लेकिन अगर 25 लाख का लोन दिया तो ऊपर का 5 लाख जेन्युइन लोन और सिर्फ 20 लाख रुपए डीम डिविडेंड माना जाएगा, क्योंकि अपर कैप तो फिक्स है ना। अपर कैप कितनी है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इससे ज्यादा नहीं। अब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अमाउंट अगर आपका 20 लाख रुपए आप अज्यूम करके चल रहे हो तो विद इन दिस लिमिट जो भी दिया वो डिविडेंड है। इससे ऊपर कुछ दिया तो जेन्युइन लोन ही मानना पड़ेगा, रिजर्व से ज्यादा प्रॉफिट थोड़ी कोई बांटता है। बोले सर हम तो बोल ही रहे लोन है, आप लोग नहीं मान रहे हो। देखो 20 लाख तो प्रॉफिट पड़ा हुआ है, हम 25 लाख रुपए प्रॉफिट कैसे बांट सकते हैं डिविडेंड के फॉर्म में? तो ऊपर का 5 लाख तो कम से कम लोन मानो, डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा। बात समझ आ रही? तो ये सिचुएशन है पहली जो इस केस में कवर हो रही है। कंडीशन ये है कि शेयर होल्डर का कंपनी में कम से कम 10% का होल्डिंग होना चाहिए, उसका या उसके रिलेटिव्स का मिला के, वैसे बोला। ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है 222E में आपको मिलेंगी। अब देखो एक रास्ता पैसा उठाने का बंद हो गया। शेयर होल्डर अगर कंपनी से लोन के नाम पे पैसा मांगता है तो ये लोग टैक्स लगा देते हैं। शेयर होल्डर ने बोला एक काम करते हैं, दूसरा रास्ता निकालते हैं। कंपनी को ऐसा बोला, बोले देखो मैं आपका शेयर होल्डर हूँ, वो सब बात ठीक है, मेरी ना एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मैं पार्टनर हूँ, आप एक काम करो पैसा इनको दे दो। बात समझ लो पहले, बाद में लिखोगे चलेगा। आप लोग पहले पैसा इनको दे दो उधार, तो मुझे मत दो डायरेक्टली, मुझे दोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम आएगा। बोले काम करो इस पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दो, मैं यहाँ से पैसे यूज कर लूंगा, पार्टनरशिप फर्म तो मेरी। बात समझ आ रही? और कंडीशन ये है कि इस पार्टनरशिप फर्म में मेरा हिस्सा कम से कम 20% है। मैं इस फर्म में पार्टनर हूँ, मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिनिमम 20% है। डिपार्टमेंट ने बोला ये रास्ता भी नहीं चलेगा। अगर इस पार्टनरशिप फर्म ने इस कंपनी से लोन लिया, जिस पार्टनरशिप फर्म में इसका शेयर होल्डर पार्टनर है और इतना इंटरेस्ट होल्ड करता है, तो बोला इस अमाउंट को भी हम डिविडेंड ही मानेंगे और इस पर भी टैक्स यही भरेगा। ये रास्ता ही बंद कर दिया। ठीक है, अगर 20% से कम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आप बिंदास ट्रांजेक्शन करो। लेकिन इससे ऊपर होगा तो फिर प्रॉब्लम है। एक तीसरा रास्ता भी है। ये दोनों रास्ते समझ आए? क्लियर? थर्ड वाला रास्ता देखो क्या निकाला। अपन तो क्या जुगाड़ ढूंढ रहे हैं टैक्स बचाने के, डिपार्टमेंट उसको ब्लॉक किए जा रहा है। तीसरा रास्ता ये है, हमने कंपनी को बोला डायरेक्ट पैसा हमें मत देना, यहाँ पे भी ऐसे ही बोला था डायरेक्ट पैसा हमें मत देना। शेयर होल्डर कंपनी से उधार क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उसको किसी को पेमेंट करना है। शेयर होल्डर को पेमेंट करना है किसी थर्ड पर्सन को, मिस्टर एक्स को। शेयर होल्डर ने बोला मुझे पैसे दोगे तो टैक्स लगेगा, एक काम करो ना डायरेक्ट इसको ही पैसे दे दो, इसको ही पेमेंट कर दो। समझ आ रही? अब पॉइंट ये है
इसके और कंपनी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ठीक है, तो फिर कंपनी ने इसको पैसा दिया क्यों? कोई ट्रांजैक्शन, सेल, परचेज, इनवॉइस, बिलिंग कुछ तो होना चाहिए। ये बात अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करते टाइम ट्रेस हो गई तो इसको भी डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। ये कनेक्शन अगर पता चल गया तो बात समझ आ जाएगी पैसा क्यों दिया है। तो अल्टीमेटली भाई ये भी फिर डीम्ड डिविडेंड है। नहीं पता चला, नहीं पकड़े गए, बात अलग है। ऑन पेपर तो प्रोविजन बना के रखा हुआ है वैसे। बोलो, आया है समझ में? तो ये आपका ई क्लॉज यहाँ पे कवर अप हुआ। आगे क्या है? एक एफ क्लॉज भी डाला है इन्होंने, ये लास्ट ईयर आया। एनी पेमेंट बाय अ कंपनी ऑन परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम अ शेयर होल्डर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट। बाईबैक वाली कंडीशन है, आपने कंपनी लॉ में पढ़ी हुई है। तो बाईबैक वाले केस में अगर कुछ पेमेंट किया जाता है सरप्लस, वो इम्प्लाइड है, जो पैसा लिया है वही वापस करेंगे, उसमें तो डिविडेंड आएगा नहीं। लेकिन शेयर का पैसा जितना लिया था उससे ज्यादा, बाईबैक कितनी बार प्रीमियम पे होता है, और मोस्टली बाईबैक प्रीमियम पे ही होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे डिविडेंड का टैक्स आ सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है, जो भी सरप्लस पैसा कंपनी ने रिटर्न किया। तो ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। 2-2 हज़ार के शेयर पे 3-3 हज़ार वापस करती कंपनी, 50% प्रीमियम। तो वो सारा प्रीमियम जो है यहाँ पे डिविडेंड वाली कैटेगरी में टैक्सेबल है। लास्ट ईयर लेके आए क्योंकि डिपार्टमेंट को, पार्लियामेंट को समझ आ गया कि बाईबैक में इतना इतना पैसा रिटर्न किया जा रहा है, तो इसको भी टैक्सेबल करो, तो डिविडेंड मान लिया उसको। तो ये एफ पॉइंट नया ऐड हुआ लास्ट ईयर। बोलो, यहां तक कुछ कंफ्यूजन? मीनिंग क्लियर है पूरा? ठीक है। नहीं, वापस डिविडेंड दिया और शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट किया तो सेम रेट पे टैक्सेबल होगा। फिर लोन का हिसाब अलग, डिविडेंड का अलग। और अगर सेट ऑफ करवा लिया उसने कि भाई मैंने 10 लाख का लोन लिया है, 50,000 का डिविडेंड आप दे रहे हो, काट लो, तो फिर उस पर कोई डिविडेंड का टैक्स नहीं लगेगा, सेट ऑफ हो गया ना, वैसा हो गया। दोबारा टैक्स। हाँ, तो 50,000 तो आपने रिपे कर दिया ना, आप तो पूरे 10 लाख पे टैक्स भर चुके हो। इन शॉर्ट ऐसा है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हो, 10% होल्डिंग है, और आपने प्राइवेट कंपनी से कुछ लोन लिया है, तो वो टैक्स तो आपको भरना ही पड़ेगा। पर आप ये टैक्स का बेनिफिट वापस ले सकते हो हर बार जब कंपनी एक्चुअल में डिविडेंड डिक्लेयर करेगी ना। एक्सेप्ट ही मत करना, सेट ऑफ करवाते जाना, मतलब लोन सामने से जाके रीपे मत करना, ठीक है। जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी ना, वो डिविडेंड आप कटवा लेना सामने, तो उस पर आपका डिविडेंड टैक्स वापस नहीं लगेगा। तो अल्टीमेटली वो बात सेट ऑफ हो ही गई ना। बात समझ आ रही? देखो नंबर्स के हिसाब से देख लो ना, वो तो समझा रहा हूँ मैं। अमाउंट चेंज कर देता हूँ बात समझाने के लिए, अमाउंट चेंज कर देता हूँ। लोन का जो अमाउंट है, मान लो 5 लाख रुपए, छोटा अमाउंट कर देते हैं, ठीक है। अब इस लोन को गवर्नमेंट ने तो डिविडेंड मान लिया और आपको ये 5 लाख के ऊपर टैक्स पे करना पड़ा, ये बात खत्म हो गई। अब ये कंपनी कभी कभी एक्चुअल में तो डिविडेंड देगी ना, साल में एक्चुअल डिविडेंड कभी तो पे करेगी। मान लो एक्चुअल डिविडेंड के नाम पे कंपनी ने आपको 75,000 पे किया इस साल, ये 75,000 मत उठाओ, इसके सामने सेट ऑफ करा दो, ठीक है। आइडियली तो ये डिविडेंड है तो इस पे तो टैक्स लगना चाहिए ना, लेकिन क्योंकि आपने ये 75,000 इसके सामने सेट ऑफ करा लिया, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बात समझ आई? तो 5 लाख में 75,000 आपने रिटर्न कर दिए, तो बचे कितने? 425। रहने दो बुक्स में, लोन अमाउंट चलता रहेगा। अगले साल कंपनी डिविडेंड देगी, अगले साल कंपनी ने डिविडेंड दिया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मत उठाओ, सेट ऑफ करा दो।
तो 425 में से कितना उधार रह गया, 325। ऐसे हर साल डिविडेंड जो भी आता है, जितनी बार भी रिसीव होता है या डिक्लेयर होता है, आप सेट ऑफ कराते जाओ। तो आपका जो 5 लाख पे टैक्स लगा है वो वसूल हो जाएगा ना। देखो 75,000 पे आपका टैक्स लगा नहीं, आपको नहीं पे करना पड़ा क्योंकि आपने सेट ऑफ करा लिया। अगले साल कंपनी ने 1 लाख डिविडेंड दिया, आपने सेट ऑफ करा लिया, टैक्स लगा नहीं लगा। ऐसे ही करते जाओ। एक पॉइंट तो आएगा ना, जब 5 लाख का आपको डिविडेंड मिल जाएगा कंपनी से, उस पूरे 5 लाख पे आपने 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरा। इस 5 लाख पे टैक्स भरा, इस 5 लाख पे नहीं भरा, हो गया ना सेट ऑफ। इन फ्यूचर कभी तो सेट ऑफ हो ही जाएगा। बात समझ आ रही? तो ये अलाउ किया ऐसा। बोलो कंफ्यूजन अभी कुछ समझ आया पूरा? तो ये है आपका पूरा डिविडेंड वाला पॉइंट, दैट इज 222 क्लॉज सब क्लॉज ए टू सब क्लॉज एफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में जो टॉपिक बचा है दैट इज गिफ्ट इनकम। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, नया ही स्टार्ट करते हैं। गिफ्ट एक तरीके की इनकम है, रिसीवर के हैंड्स में टैक्सेबल हो सकती है, वैसे बोला हुआ है। अब कोई अगर किसी को गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट है ना 3 कैटेगरी में हो सकता है। एक मनी, एक प्रॉपर्टी विच इज मूवेबल, और तीसरा है इमूवेबल। ये ऑप्शन है। कोई भी गिफ्ट आप रिसीव कर लो, इन तीनों के अलावा कोई 4th कैटेगरी आपको नहीं मिलेगी, ये पक्का है। अब पॉइंट ये है कि पूरे साल में कोई भी किसी को भी अगर गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट देने वाले को तो यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है, गिफ्ट लेने वाले की बात हो रही है। जो गिफ्ट रिसीव कर रहा है ना, दैट रिसीट इज इनकम, ठीक है। बट इसमें ना कुछ मिनिमम लिमिट रखी गई है जहां तक ये इनकम नहीं मानी जाएगी और टैक्स नहीं लगेगा। कितनी बार होता है ना, आप घर पे कोई गेस्ट आ गए, आप छोटे बच्चे हो, होता है सब किसी, अभी तो शायद ही होता होगा, नहीं जब छोटे होते थे वैसा होता है। मम्मी पापा के कोई फ्रेंड्स आ गए, कोई रिलेटिव्स आ गए, कोई ऐसे पुराने उनके कॉलेज के फ्रेंड या स्कूल फ्रेंड घर पे आ गए, फैमिली फ्रेंड्स, और वो घर पे आए, आप बहुत छोटे से हो, अब वो जा रहे हैं, तो फिर या तो घर पे आएंगे तो आपके लिए कुछ लेके आ गए तो अलग बात है, नहीं लेके आए, कितनों के ध्यान में नहीं रहता कि छोटे बच्चे किसी लेके जाओ स्पेशली, तो जाते हुए क्या होता है, आपको कैश पकड़ा देते हैं, होता है ऐसा। ये एक्सपीरियंस आपने किया होगा। अब वो 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, कितना ही होगा, थोड़ा सा कैश होगा, लेकिन वो कैश कभी आपके काम आया, आपके हाथ में आता है वो। एक तो जैसे ही वो, अगर वो आपको कैश देने भी जाए ना, आपकी मम्मी बीच में आ जाती है, अरे नहीं 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 अच्छा नहीं लगता। अरे क्यों अच्छा नहीं लगता? आती हुई लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लग रहा है, आने तो दो। आपको अच्छा नहीं लगता, आपको थोड़ी दे रहे, मुझे दे रहे, बीच में आकर रोक देते हैं, फिर ना उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है, अरे नहीं नहीं बच्चे उसमें क्या हो गया। अब यहाँ पे ना दोनों का बार्गेनिंग पावर अलग अलग है। या तो मम्मी का बार्गेनिंग पावर ज्यादा है तो वो ना बोल के ही रहेगी कि हम तो नहीं लेंगे, या फिर वो जो गेस्ट है उनका बार्गेनिंग पावर ज्यादा अच्छा है, बोले नहीं नहीं रख ले, वो अपने हाथ में पकड़ा रहे हैं। अच्छा अपना हाथ आगे भी जा रहा है और डर भी लग रहा है, पैसे तो चाहिए अपने को, लेकिन मम्मी की शक्ल भी दिख रही है कि तू हाथ आगे क्यों बढ़ा रहा है वैसा, ठीक है। अब वो जबरदस्ती आके ना अपने को ऐसे हाथ में पकड़ा गए, पॉकेट में रख दिया, अपने सोचे चलो पैसे आए तो सही, अब ये लोगों ने दे दिए तो अच्छी बात है। अब वो चले गए पैसे दे के, उसके बाद क्या होता है, पैसे पहले मम्मी पैसे छीन लेती है, बोले अभी तो आप बोल रहे थे इसकी जरूरत नहीं है, आपको तो दिए नहीं है, इतनी मुश्किल से तो वो ऐसे फाइट करके आपसे लड़के मुझे पैसे पकड़ा के गए, जाते ही आपने छीन लिए। अब ये जो सिचुएशन है उसमें बेवकूफ तो आप ही बने, आपके नाम से पैसे आए और आपको कुछ मिला ही नहीं, मतलब हाथ में कुछ नहीं आया। अब वो पैसे आपको मिल जाते तो आप कुछ खर्च कर लेते, उसे कुछ खा पी लेते, उन्होंने दिए भी उस इंटेंशन से ही थे, लेकिन मम्मी ने बोला तुम्हें क्या करना है इतने सारे पैसे, बोले तो इतने सारे है नहीं है, 100-200 रुपए इतने सारे होते नहीं, इसमें कुछ नहीं आता है, और वो भी आप दे नहीं रहे हो, आप दे दो हम देख लेंगे हमको क्या करना है। लेकिन बोले नहीं अच्छी आदत नहीं है बच्चों को, ऐसे पैसों की आदत लग जाएगी, वो बोले 100-200 में क्या आदत लग जाएगी, इतने पेट नहीं भरेगा पूरा, आदत क्या लग जाएगी, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, तो पैसे अपने हाथ में आते नहीं है। अब ये तो चलो कैश है, इसका कोई हिसाब यहाँ पे होना नहीं है, लेकिन किसी ने आपको गिफ्ट में कुछ पैसे दिए वाइट मनी में, आजकल वो पेटीएम कर दिया, तो एक पेटीएम की ऐड भी आई थी ऐसी, वो घर पे कुछ रिलेटिव्स आते, बुआ आती है कोई आती, वो बच्चे को पैसे देने की कोशिश करती है, मम्मी ना बोलती है, तो फिर क्या वो बाहर जाके ना सीधा पेटीएम कर देती है, उसके अकाउंट में आ जाते हैं। तो पेटीएम वाला अपनी यूटिलिटी बता रहा है कि मेरा अकाउंट क्यों जरूरी है, तो पैसे एक्सेप्ट करने तो पेटीएम यूज किया करो, तो ऐसी ऐड बनाई थी उन्होंने। अब ये पैसा तो आपके बैंक में आ गया ना, तो एंट्री होगी ना कि भाई इतना पैसा आपने रिसीव किया, तो यहाँ पे इन्होंने एक बेसिक एग्जेम्पशन रखा है, थ्रेशोल्ड लिमिट समझ लो। पूरे साल में अगर आपने कैश मनी मतलब हार्ड कैश हो या बैंक में आया वॉट एवर इट इज, आपने शो किया है कि आपने 50,000 रुपीज तक अगर रिसीव किया है,
एक इंडिविजुअल ने पूरे साल में 50,000 रुपए तक के कैश गिफ्ट्स रिसीव किए हैं, पर डोनर नहीं, इन टोटल। किसी ने 1100 दिए, किसी ने 2100 दिए, किसी ने 500, किसी ने 200, ऐसे मिला के अगर 50,000 रुपीज तक आपने रिसीव किया है तो आपके हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। तो हर साल 50,000 रुपए तक का कैश गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हो इन टोटल। मतलब जैसे मैंने रिसीव किया, तो ऐसा नहीं आप में से पर पर्सन 50,000, टोटल 50,000 सब लोगों से मिला के मेरे एंड से 50,000 की लिमिट है। किसी ने 1100 दिया होगा, किसी ने 2,000, किसी ने 5,000, लेकिन टोटल 50,000 रुपीज तक अगर मैंने रिसीव किया है तो 1 रुपया भी गिफ्ट टैक्स मेरे को नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी ने वो शगुन का अमाउंट दे दिया 101, होता है 101, 501, 1101, अब वो मिला के हो गया 50,000, 1 रुपया टोटल। अब 50,000 से एक्सीड होते ही पूरा पैसा टैक्सेबल, 50,001 पूरा टैक्सेबल। ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो अपन स्लैब रेट में देख रहे थे कि 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है, तो किसी ने 3 लाख कमाया है तो पहला 2.5 लाख एग्जेम्प्ट है। यहाँ ऐसा नहीं है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब 50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 50,000 क्रॉस हो गया तो फुल अमाउंट पे टैक्स। तो अगर किसी ने आपको 101 रुपये वाला कुछ दिया होगा और 50,000 एक आ गया टोटल, तो पूरा 50,000 1 रुपया टैक्सेबल। ऐसा नहीं कि 50,000 माइनस कर दो 1 रुपये पे टैक्स, ऐसा नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो थ्रेशोल्ड लिमिट और एग्जेम्पशन लिमिट में फर्क होता है। थ्रेशोल्ड पार करते ही पूरे पे चार्ज लग जाएगा, लेकिन एग्जेम्पशन वाले केस में मिनिमम अमाउंट माइनस हो जाएगा, वैसा। तो ये फर्क है। तो कैश वाले केस में, मनी वाले केस में यहाँ पे बोला हुआ है 50,000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर्स, प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इससे ज्यादा रिसीव किया तो टैक्सेबिलिटी। कैश वाला तो अपन दिखाएंगे ही नहीं, मत बताओ। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, 50,000 रुपये तक का रिसीट दिखा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ऊपर दिखाओगे तो फिर पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अभी बहुत बड़ी लिमिट नहीं है 50,000 पूरे साल की, अब इसमें कोई बहुत ब्लैक मनी को वाइट नहीं कर सकते, छोटा मोटा अमाउंट नाम का दिया हुआ है वैसा। ठीक है, क्लियर हुआ? वैसे ही मूवेबल प्रॉपर्टी में भी लिमिट्स हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी कंडीशंस है वैसा। मूवेबल प्रॉपर्टी में इन्होंने बोला है, पहले ये एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सिंपल भी है, इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा है। बात मूवेबल प्रॉपर्टी की कर रहे हैं। इसमें इन्होंने ऐसा बोला कि या तो आपको मूवेबल प्रॉपर्टी किसी ने गिफ्ट की होगी, या फिर एक और पॉइंट होता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब ये है, जो चीज जितनी कीमत की है उससे कम दाम पे दे दी, आधे पैसे ले लिए आपसे मैंने। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी गुड्स अभी आप अज्यूम करके चल लो, उसकी वैसे अपनी डेफिनेशन है जो अपन अभी देखने वाले हैं। अब मूवेबल गुड्स मैंने आपको फ्री में दे दी। अब मूवेबल गुड्स की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए जो पैरामीटर होता है उसको हम बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। ये टर्म आपके लिए नया नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू। तो मूवेबल गुड्स की फेयर मार्केट वैल्यू अगर 1 लाख रुपए है और मैंने आपको गुड्स फ्री में दे दिए, तो 50,000 से ऊपर की लिमिट होगी, इसमें भी सेम लिमिट एप्लीकेबल है। मूवेबल गुड्स अगर कोई किसी को गिफ्ट में दे रहा है और उसकी वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो पूरा अमाउंट रिसीवर के लिए टैक्सेबल है। बात समझ आ रही? लेकिन अगर फिर मैंने बोला यार ये तो गिफ्ट टैक्स लग जाएगा आपके ऊपर, एक काम करो 11,000 दे दो, तो वो सेल मान लिया जाएगा। गिफ्ट एलिमेंट खत्म हो गया ना। गिफ्ट में कंसिडरेशन होता है क्या? गिफ्ट में कंसिडरेशन 0 होता है। किसी को गिफ्ट देके उससे पैसे मांगे आपने कभी? 500 रुपया गिफ्ट दिया उसको, बोले यार देख मेरा बजट 300 का था लेकिन ये चीज 500 की थी, अच्छी लग रही थी, ले ली, 200 रुपये मेरे को दे दे। बोला क्या चिल्ली चोर इंसान है। बोले ले तेरा गिफ्ट रख, 500 रुपये मेरे से ले जा, कुछ खा लेना, ठीक है? क्या मतलब क्या हरकतें कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। गिफ्ट दे के आधे पैसे मांग रहा है। बोले यार बजट ही इतना था। बोला बजट नहीं था तो गिफ्ट क्यों दे रहा है? गिफ्ट देने के बाद आधे पैसे कौन वापस मांगता है? ये तो होता ही नहीं। तो अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो कंसिडरेशन 0 है, लेकिन आपने गिफ्ट की कैटेगरी से उस ट्रांजैक्शन को हटाने के लिए सेटिंग कर ली। जिसको आपने 1 लाख रुपए की चीज फ्री में दे दी, उसको बोला कि देख भाई तेरे को पूरी चीज फ्री में दूंगा ना, तो ऑन पेपर तेरे पे टैक्स लग जाएगा। दिखाने के लिए नाम का मुझे 11,000 दे दे, तो भी 89,000 का फायदा ही है। समझ आ रहा है? तो इसको हम बोलेंगे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट मतलब जो पूरा नहीं है, इनफ नहीं, ठीक है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि अगर ऐसा आप करते भी हो तो भी बेनिफिट का अमाउंट देखा जाएगा। इस केस में 1 लाख रुपए की चीज किसी को 11,000 में दे दी तो उसका बेनिफिट कितना हो गया? 89,000। ये बेनिफिट अगर 50,000 से ज्यादा है तो भी ये टैक्सेबल होगा। ये बेनिफिट अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो ये बेनिफिट का अमाउंट टैक्सेबल होगा।
तो टैक्स तो लगेगा। और थोड़ा सा पैसा दे दो और गिफ्ट की कैटेगरी से बाहर निकल के स्मार्ट बनोगे तो डिपार्टमेंट बोलेगा भाई हम आपसे एक स्टेप आगे रहेंगे इस मामले में। अब जितना स्मार्ट बनोगे उतना हमारे पास प्रोविजंस हैं, जितने स्मार्ट बनो हम प्रोविजन बढ़ाते जाएंगे। हमारा क्या जाता है, हमको एक बार ड्राफ्ट करना है, आप पढ़ते रहो और भरते रहो उसको, वैसा होगा। अब यही अगर गिफ्ट होता पूरा 1 लाख रुपए तो पूरा ही टैक्सेबल होता, ये 50,000 से तो ज़्यादा ही है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में कंडीशन क्या है, या तो अगर गिफ्ट में दिया है तो सेम लिमिट जो मनी में थी वही 50,000 की लिमिट यहाँ पे भी है, और अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो फिर बेनिफिट का अमाउंट देखा जाएगा। ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाली बात मनी के टर्म्स में तो आ ही नहीं सकती, पैसा ही दिया है डायरेक्ट, उसमें क्या पैसों की वैल्यू कम ज्यादा होगी। गुड्स के केस में ऐसा हो सकता है। बोलो, बात समझ आ रही है? तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं, ज्यादा बोला ना, उससे ज्यादा एक्सीडिंग है। बोलो, बात क्लियर हो रही? अब तीसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ना फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ले सकते हम, वहां पे हम लेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है तो उस पर लगती है स्टैम्प ड्यूटी। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब अगर मैं आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दूं, अगेन गिफ्ट का मतलब कंसिडरेशन कितना, 0, ठीक है, और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, सेम क्राइटेरिया 50,000 रुपीज से ज्यादा है, तो पूरा अमाउंट जो है वो रिसीवर के लिए टैक्सेबल। मैंने आपको 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, छोटी सी दुकान या ऐसा कुछ गिफ्ट कर दी, फ्री में दे दी, 5 लाख रुपए उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, 50,000 से ज्यादा ही है, तो रिसीवर के लिए पूरा 5 लाख टैक्सेबल। सिंपल, सेम कंसेप्ट जो यहाँ चल रहा था वही यहाँ पे है और वही यहाँ पे, कोई फर्क नहीं आया अभी तक। एक कंडीशन यहाँ पे अब चेंज होगी जब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होगा। अब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाले में कैलकुलेशन कैसे चलेगा वो समझते हैं, थोड़ा अलग से लिख देता हूँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख रुपए, ट्रांजैक्शन वैल्यू मैंने आपसे कुछ पैसे चार्ज कर लिए, लेट द ट्रांजैक्शन वैल्यू बी 3 लाख रुपीज। मैंने बोला 3 लाख रुपए दे दो। अब अगर आप देखो तो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है और जो बेनिफिट का अमाउंट है वो 2 लाख रुपए, 2 लाख का आपका फायदा हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला ऐसा, पहले ऐसा था ये 2 लाख रुपए 50,000 से ज्यादा है सीधा सीधा टैक्सेबल, सेम जो मूवेबल प्रॉपर्टी में देखा ना, सेम ही रूल था। बाद में इन्होंने इसमें एक अननेसेसरीली कंडीशन डाल दी। कंडीशन वैसे प्रैक्टिकली आपके लिए फेवरेबल है, बट यहाँ फिर अपने को गिनना पड़ता है। वो कंडीशन में इन्होंने रखा है 10% का वेरिएशन, कैसे उसको अप्लाई करना है वो समझो। जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पर लगाएंगे हम 110%। ट्रांजैक्शन वैल्यू पे कितना लगाएंगे, 110%। इसका 110% मतलब 3 लाख प्लस 10% ही हो गया देखा जाए तो, ये हो जाएगा 3,30,000। वो ऐसा बोल रहे हैं अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 3,30,000 तक होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम आपके ऊपर गिफ्ट टैक्स नहीं लगाते। इसका मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू में 10% तक का वेरिएशन चलेगा। तो आप किसी को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो और उस प्राइस में और इसमें वेरिएशन कितना है, सिर्फ 10% का। तो बोला ठीक है, होता है कभी कभी मार्केट डाउन है, सस्ते में प्रॉपर्टी दे दी, ऐसा भी हो सकता है। तो बोला कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। बट अपने केस में देखो क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, 3 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 5 लाख। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू के 110% से ज्यादा है? हाँ है। तो फिर ये जो पूरा बेनिफिट है ना, ये पूरा बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा। इनकी भाषा ही बता रहा हूँ, इन्होंने ऐसा बोला ट्रांजैक्शन वैल्यू का 110% निकालो, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इससे कम या इसके बराबर है कोई गिफ्ट टैक्स नहीं। मान लो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या ऑल्टरनेटिव में 3,25,000 होती तो इस सिनारियो में टैक्सेबिलिटी आती नहीं आती, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू 3 लाख है, उसका 110% किया तो 3,30,000 हुआ। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 3,30,000 से कम है, सिर्फ 25,000 का गैप है, 10% से कम वेरिएशन है, चलेगा। डिपार्टमेंट ने आपको थोड़ा अलाउंस दे दिया। पहले तो ऐसा था 3 लाख मतलब 3,25 बोला है ना, तो 3,24,999 भी नहीं चलेगा, हम तो 3,25 के ऊपर ही टैक्स गिनेंगे। लेकिन अब बोल दिया कि ठीक है 3,25 की प्रॉपर्टी है, 10% तक का वेरिएशन चलता है, 3,30 की प्रॉपर्टी 10% तक का वेरिएशन चलेगा। बट अगर इससे ज्यादा वेरिएशन हो गया तो प्रॉब्लम। बात समझ आ रही? एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, फ्रेश एग्जाम्पल लेता हूँ। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक प्रॉपर्टी की है 10 लाख रुपए, ऐसा मान लो। ट्रांजैक्शन वैल्यू 9,25,000,
बेनिफिट का अमाउंट 75,000, ठीक है। अब जो इन्होंने बोला है वही अपन लगा के देखते हैं, इन्हीं के तरीके से लगाते हैं। इन्होंने ऐसा बोला कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के 110% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो गिफ्ट टैक्स से आप बच सकते हो। तो इसका 110% करो, कितना आ रहा है? 10% प्लस कर दो इसमें से, ये आ रहा है। अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इस अमाउंट के बराबर या इससे कम है, बच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। अपने केस में क्या हो रहा है? ज़्यादा है, कम है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 10 लाख, इतने तक चलेगी। तो 10 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होने की वजह से और पॉइंट ये आया कि जो बेनिफिट है ना, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो गिफ्ट टैक्स एप्लीकेबल, बच गया। बात समझिए कैसे इसको अप्लाई करना है। दिस इज इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देख, लिखना है तो लिख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट डाइजेस्ट कर लो उसको। हाँ, बोलो। सेम ही कैलकुलेशन है, ठीक है। पता चला क्या हो रहा है इसमें? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब इसके जो एक्सेप्शंस और बाकी कंडीशंस है ना, वो देखनी है। थोड़ा ध्यान से इसको समझ लेते हैं। इसी टॉपिक से थियरी कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक पॉइंट है, ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। इन्फ्लेशन के हिसाब से गवर्नमेंट अथॉरिटीज प्रॉपर्टीज की स्टैम्प वैल्यू को चेंज करते रहते हैं। ये एक प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 10 लाख है तो अगले 10 साल तो सेम ही रहेगी या महंगाई के साथ बढ़ेगी? चेंज हो सकती है ना। तो इसके लिए रेलेवेंट डेट क्या लेनी है ना, वो फाइनल करना जरूरी है। इन्होंने सेक्शन में ऐसा बोला है कि देखो, आप कोई प्रॉपर्टी जब खरीदते हो, बेचते हो, ट्रांसफर करते हो, गिफ्ट करते हो, तो एक पहले अग्रीमेंट होता है आपके और मेरे बीच में कि हम प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहे हैं। फिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो एक होती है डेट ऑफ अग्रीमेंट और एक होती है डेट ऑफ रजिस्ट्री। समझ आ रहा है? इन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला है कि इन जनरल टर्म्स आपको इस डेट को रेलेवेंट डेट मानना होता है, डेट ऑफ अग्रीमेंट। जिस दिन सौदा हुआ ना, डील हुई ना, उसको रेलेवेंट डेट मानना होता है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, वो प्रोवाइडेड दैट में है, पेज 159 पे 2 प्रोविजो दिए हुए, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। तो पहला जो प्रोवाइडेड दैट है उसमें बोला हुआ है कि अगर ये दोनों तारीखें बराबर नहीं है, अलग अलग डेट से, तो आप डेट ऑफ अग्रीमेंट को एक्सेप्ट करोगे। बट एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो डेट ऑफ अग्रीमेंट है ना, इस डेट पे एटलीस्ट 1 रुपया कुछ ना कुछ वाइट मनी
या ट्रेसेबल मनी के फॉर्म में एक्सचेंज हुआ हुआ होना चाहिए। 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, 9,25,000 में खरीदी आपने मुझसे, कुछ तो दिया होगा एडवांस मनी, टोकन मनी, अग्रीमेंट के टाइम पे कुछ शगुन के तौर पे कुछ तो पैसे दिए होंगे, तो कुछ ना कुछ पक्के का पैसा दिया हुआ होना चाहिए इस डेट पे, तो ही ये डेट एक्सेप्ट की जाएगी। अगर नहीं दिया है तो फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही माननी पड़ेगी। तो पहला प्रोविजो क्या बोलता है कि अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम नहीं है तो आप डेट ऑफ अग्रीमेंट फॉलो करो, बट ऑन अ कंडीशन कि डेट ऑफ अग्रीमेंट पे एटलीस्ट 1 रुपया तो व्हाइट मनी के फॉर्म में पक्के का अमाउंट कुछ ना कुछ आना चाहिए, चेक हो, ड्राफ्ट हो, पेटीएम हो, आरटीजीएस हो, एनईएफटी हो, कुछ भी हो, बैंक ट्रांसफर हो, लेकिन होना चाहिए। तो आप डेट ऑफ अग्रीमेंट फॉलो करो। बोले ऐसा नहीं है तो क्या करें, फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ठीक, वो दोनों पैराग्राफ पढ़ लो, जल्दी नहीं है, थोड़ा बड़ा पॉइंट है, आराम से पढ़ो, दोनों पैराग्राफ पढ़ लो, जो मैंने बोला उसे रिलेट करो, कुछ अपने वर्ड्स में लिखना है तो लिख लो। बोलो, कंडीशन क्लियर? कुछ नहीं समझ आ रहा तो बताओ। कंप्लीट है तो आगे देखें। तो दोनों प्रोविजोस कवर हुए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसके बाद भी ना अगले पेज पे भी एक प्रोविजो दे रखा है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, सेक्शन नंबर 50 कैपिटल सी है ये सेक्शन, और एक 43 कैपिटल सी ए, ये सब सेक्शंस थोड़ा बहुत मैं आपको पीजीबीपी से भी रिलेट कराऊंगा और कैपिटल गेन से भी। तो अभी इस लेवल पे आपको ये पॉइंट्स नहीं समझ आएंगे बिकॉज इस चैप्टर के नहीं। अब वो 2 चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तो उसमें पॉइंट रिपीट होने वाला है, तो मैं आपको स्टोरी फिर से आपको समझा दूंगा, तो कवर हो ही जाएगा, स्किप नहीं होगा, उसका टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सी पॉइंट दे रखा है उसमें उन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की, वो भी मैंने आपको बता दी, वो सारी पॉइंट्स कवर हो चुकी है। उसके नीचे देखना सी पॉइंट में ना अंदर सब पॉइंट है ए और बी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा। उसके बाद एक प्रोवाइडेड दैट करके दिया हुआ है, मिला, जिसमें 1 2 3 4 करके 11 तक पॉइंट्स दिख रहे हैं उस पेज पे, वो पेज 160 पे। वो जो प्रोविजो है वो हमें डिस्कस करना है। मैंने अभी तक आपको वहां तक की सारी कंडीशन बता दी है। मैंने आपको बोला कि भाई गिफ्ट अगर आप रिसीव करते हो तो गिफ्ट आप 3 फॉर्मेट में रिसीव कर सकते हो, या तो मनी के टर्म्स में, या मूवेबल प्रॉपर्टी के टर्म्स में, या इमूवेबल प्रॉपर्टी के टर्म्स में। मनी के टर्म्स में अगर आप पैसा रिसीव कर रहे हो तो पूरे साल में 50,000 रुपए तक आप रिसीव करो, जिसके ऊपर कोई गिफ्ट टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे ऊपर अगर गया तो फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ये ए पॉइंट में लिखा था पीछे जो पहली एंट्री थी। फिर बी पॉइंट में इन्होंने इमूवेबल समझाया था, जहाँ पे हमने देखा कि या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको फ्री में मिल रही है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन देने पे। इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रेलेवेंट फैक्टर होता है। फ्री में मिली प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ऊपर तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो उसमें 10% वाली कंडीशन भी देखी जाती है और 50,000 वाली कंडीशन भी देखी जाती है। वो दोनों चीजों को हम देखने के बाद ही आगे डिसीजन लेते हैं कि भाई क्या होगा। ठीक है। तीसरा, मूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में सिर्फ 50,000 वाली कंडीशन देखी जाती है और रेलेवेंट फैक्टर वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं होता, वहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू होता है। ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी का अपन कहीं रजिस्ट्रेशन तो कराते नहीं है,
तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का भी वर्ड आएगा भी नहीं, वहाँ पे क्या आएगा, फेयर मार्केट वैल्यू। ये कंडीशन थी। अब ऐसा है, ये जो प्रोविजो है, ये प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इन्होंने बोला हुआ है कि कौन से केसेस में गिफ्ट टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, ये वो लिस्ट है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके रिलेटिव से आपको कोई मनी या प्रॉपर्टी मिलती है तो उसमें आपको गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। आपके रिलेटिव ने आपको 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, 1 करोड़ रुपए कैश गिफ्ट कर दिया, पहली बात तो ऐसा रिलेटिव मिलेगा नहीं। ठीक है, जो गिफ्ट दे के जा रहा है, ले जाए तो अलग बात है, झगड़ के कोर्ट केस करके ले जाए तो अलग बात है, लेकिन सामने से दे के जा रहा है और वो आपका रिलेटिव है तो ये थोड़ा सा मुश्किल है और इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन अजम्पशन ले लेते हैं प्रोविजन के लिए। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए आपके रिलेटिव ने आपको गिफ्ट कर दिए, आपके ऊपर 1 रुपए की टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। 50,000 की क्या लिमिट, क्या 10%, कुछ भी काम का नहीं, सीधा उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्शन में डाल दिया। तो रिलेटिव्स एक दूसरे को XYZ अमाउंट गिफ्ट कर सकते हैं पूरे साल में, कभी भी कितना भी, रेसिपिएंट के ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती। तो ये एक एडवांटेज हो गया। अब सवाल उठता है कि सर फिर रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आएगा? क्योंकि रिलेटिव्स इंडिया में बहुत सारे हैं और इतने हैं कि अपने को पता भी नहीं होती। आप लिस्ट बनाने बैठो कि आपके कितने रिलेटिव आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि अनलिमिटेड है। व्हाट्सएप ग्रुप पे जो होते हैं उतने आपको पता होंगे, और जो उसमें नहीं एडेड है वो अलग से, तो अपने को मालूम ही नहीं होता। अब रिलेटिव्स की कंडीशन ऐसी है कि कितने रिलेटिव से तो अपना इस लाइफ टाइम में मिलना भी नहीं होगा, वो जन्म में 2-3 बार मिलते हैं अपने से। एक मिलते हैं जब आप पैदा हुए होते हैं, आपको देखने आए होते हैं, फिर उसके बाद हाँ वो आप हो गए 10-15 दिन के, ऐसे वो नामकरण होता है बच्चे का, तो फंक्शन कर लिया तब आए होंगे, तब देखा होगा आपको। फिर सीधा आपको मिलते हैं इस एज में, कोई शादी में मिल जाएंगे 20 साल के बाद सीधा, तो पहले ही क्वेश्चन बोलते पहचाना। अब अपने शर्म में आ जाते हो, ना बोलेंगे तो रूड लगेगा, हाँ बोल देते हैं, फिर आप हाँ बोल के देखो, फिर आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अरे 7 दिन का तुझे देखा था, तुझे कैसे याद होगा? तो ये बात आपको सवाल पूछने से पहले स्ट्राइक होनी चाहिए थी ना, कि मुझे कैसे याद होगा। अब आपने पूछा तो मैंने हाँ बोल दिया, और क्या, तो अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। अब तीसरी बार इनकी खबर आती है डायरेक्ट कि ये थे, तो लाइफ में 2-3 बार ही ऐसे लोगों से मिलना होता है। अब अगर ऐसे सारे रिलेटिव्स को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया तो आपका फैमिली ट्री बनाते बनाते थक जाओगे, आप पता ही नहीं चलेगा कौन किसका रिश्तेदार है। तो बोला रिलेटिव की डेफिनेशन को हमें यहाँ पे लिमिट करना पड़ेगा। अब वो डेफिनेशन भी नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, इसलिए प्रोविजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेज नंबर 162 पे एक्सप्लेनेशन का सी पॉइंट मिला, वहां पे समझाया है कि रिलेटिव्स कौन होते हैं। अब आज से आपके रिलेटिव्स में सिर्फ यही लोग कवर होंगे इनकम टैक्स एक्ट के लिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप इनका अलग बना दो कि इनमें से कोई भी पेटीएम करे तो कितना भी करे कोई टेंशन नहीं, इनको बोल भी देना कि जितने पैसे मन में आए भेज देना, पूछना मत मुझे, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, पेटीएम कर देना, चलेगा, बिना पूछे भेज देना। ठीक है, तो ये सारे आपके रिलेटिव्स हैं जिनमें कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगी। अब इसमें कौन कौन से लोग कवर होते हैं वो देख लो। अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपका रिलेटिव कौन है? तो सबसे पहले बोला आपका स्पाउस। ठीक है, अब स्पाउस एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड है। अगर आप हस्बैंड हो तो स्पाउस में वाइफ, अगर आप वाइफ हो तो स्पाउस में हस्बैंड। अभी दूसरे 2 कॉम्बिनेशन में पॉसिबल है। अगर आप हस्बैंड हो तो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ हो तो वाइफ भी हो सकता है। ठीक है, लीगल भी है और आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिविजुअल हो तो आपका स्पाउस जो है वो आपका रिलेटिव है, आप उससे गिफ्ट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा पॉइंट बोला है आपके ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, आपके सिबलिंग्स, उनसे भी आप कोई गिफ्ट ले सकते हो, कोई इशू नहीं। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल, आपका स्पाउस, उसके ब्रदर या सिस्टर। ठीक है, तो उनसे अगर कोई गिफ्ट आप रिसीव कर रहे हो तो वो भी आपके रिलेटिव है, या आप उनको गिफ्ट दे रहे हो तो भी रिलेटिव, ऐसा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। थोड़ा रिलेट करते जाना कौन कौन है। आप इंडिविजुअल, आपके पेरेंट्स के ब्रदर या सिस्टर, कितने लोग होंगे इसमें? मासी और मासा दोनों आएंगे या सिर्फ मासी और चाचा और कोई? मामा और बुआ। हाँ, 4 लोग आ गए ना, मम्मी के भाई बहन और पापा के भाई बहन, 4 लोग आ गए। तो भाई पापा की साइड पे कौन हुआ? बुआ और चाचा। अब चाचा बोलो, ताऊ जी बोलो, बड़े भाई छोटे भाई, वो आप देख लो, एक ही कैटेगरी होगी। और मम्मी की साइड पे मामा और मासी, तो ये 4 लोग हो गए, ये चारों आपके रिलेटिव्स हैं, इनसे आप कितना भी गिफ्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोला ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द, नहीं सॉरी वो तो हो गया ना, पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। हाँ, नीचे है एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ये कौन होता है?
तो आपको मिला शादी में, बोले ये आपके लीनियर असेंडेंट है। मतलब ये कौन सी रिश्तेदारी है? ऐसा कोई क्या होता है लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट? हाँ नहीं, लीनियर असेंडेंट मतलब जिनकी वजह से आप हो, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, पिछली जनरेशन। असेंडेंट्स लीनियज बोलते हैं ना ऐसा, हाँ ठीक है, जनरेशन वैसा। तो लीनियर असेंडेंट मतलब आपके पूर्वज जिनकी वजह से आप हो, और डिसेंडेंट मतलब जो आपकी वजह से होंगे, ठीक है, आपके बाद वाली जनरेशन, वो डिसेंडेंट्स। तो ये सारे आ गए ना फिर तो, मतलब आपके पेरेंट्स आ गए, ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, इसमें ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो भी अलाइव है प्रीवियस जनरेशन, वो सारे आ गए। उनसे कोई भी गिफ्ट आपको मिले तो वो रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट माना जाएगा। एफ पॉइंट में बोला है एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। आप इंडिविजुअल, आपका स्पाउस, उसके लीनियर असेंडेंट्स मतलब आपके इन लॉज, ठीक है, स्पाउस के पेरेंट्स, स्पाउस के ग्रैंड पेरेंट्स भी आ गए। लीनियर असेंडेंट में अप टू 1 जनरेशन तो बोला नहीं है, जो भी अलाइव है वो सारे कवर हो गए, वैसा है। अच्छा, स्पाउस के लीनियर डिसेंडेंट ये कौन? तो आपके अलग, स्पाउस के अलग, ऐसा या सेम? मोस्टली देखो, मोस्टली कॉमन होंगे, हाँ, बट ऐसा 100% नहीं बोल सकते। रीजन बीइंग, अगर फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, री मैरिज वाला केस है तो फिर हो सकता है, बाकी ऐसे उल्टा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है ऐसा। तो नॉर्मल केसेस में लीनियर डिसेंडेंट आपके और स्पाउस के कॉमन होंगे। बट अगर सेकंड मैरिज है, स्पाउस की आपसे सेकंड मैरिज हुई है, उसकी ऑलरेडी पहले मैरिज हुई थी, उस मैरिज से बच्चे हैं, तो फिर वो भी तो अलग कैटेगरी होगी ना, वो स्पाउस के लीनियर डिसेंडेंट वैसा हो गया। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसलिए इसको अलग अलग लिखा हुआ है, वैसा है, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है ना, उसमें सीधा इन्होंने 6 मारा, एक का डबल। इसमें लिखा स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर टू इन आइटम्स बी टू एफ। बी से लेके एफ तक ऊपर जितने लोग थे उन सबको कपल में काउंट कर लिया। स्पाउस ऑफ द, हाँ, अब मामा है और मामी को याद नहीं किया आपने। अब मामा की शादी नहीं हुई तो अलग बात है, शादी हो गई और आपने मामी को एक्सक्लूड कर दिया, सोचो क्या होगा। बोले अब तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है क्या, कलेश करवाओगे तुम लोग फालतू का, ठीक है। फूफा जी वो तो नाराज ही रहते हैं, हाँ, फिर उनको अगर इंक्लूड नहीं किया तो कैसे चलेगा। तो बोला ये सारे लोग कवर हो जाएंगे, पता चला। तो ये रिलेटिव्स की डेफिनेशन है, एक बार फिर से पढ़ लो, सारे रिश्तेदार अपने दिमाग में बिठा लो, और ऐसा कोई मुझे ढूंढ के बताओ जिसमें आपको लगता है कि कवर नहीं हुआ, रह गया, ऐसा कुछ है, देख लो एक बार, सारी याद करिए। आपको याद होना चाहिए कौन कौन से रिलेटिव है, कौन से नहीं है, याद रखना जरूरी है, एक बार याद कर लो। बोलो, याद हुए रिलेटिव्स में कौन कौन है, पता चला, क्लियर है। चलो, तो ये सारे आपके रिलेटिव्स, अगर आप इंडिविजुअल हो। अगर आप एचयूएफ हो तो एचयूएफ का जो मेंबर होता है वही उसका रिलेटिव है, तो उसमें तो बहुत सिंपल डेफिनेशन होगी। अच्छा, ये आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा था जो मिस आउट हो गया, क्लोज वन, नियर बाई फैमिली वाला जो कवर नहीं हुआ, ऐसा कुछ? कजिन्स एक्सक्लूड हो गए, कजिन्स नहीं लिखे इसमें, वो भी क्लोज ही हुए ना, बाकी जो जितने लोग हैं वो भी क्लोज वन या फर्स्ट कजिन्स जो है वो भी इंक्लूड नहीं हुए। और बाकी कोई आपके सिबलिंग्स तो कवर हो गए, उनके बच्चे कवर नहीं हुए, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये कुछ लोग हैं जो एकदम नियर बाई फैमिली में है लेकिन उनको इंक्लूड नहीं किया, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो आपके रिलेटिव नहीं है। तो अगर उनसे कुछ गिफ्ट मिला तो फिर उसमें 50,000 की लिमिट, 10% की लिमिट, ये सब एप्लीकेबल हो जाएगा, वैसा बात समझ आ गई। चलो, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना कौन रिलेटिव है कौन नहीं। तो टैक्स का सेटिंग करना होता है तो ये सब प्रोविजंस पता होने चाहिए। अब वो प्रोविजन पे वापस आ जाओ जहाँ लिखा था रिलेटिव से कुछ भी मिले तो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा, ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, आपकी शादी के टाइम पे आपको कुछ भी गिफ्ट मिले तो वो टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, इसमें रिलेटिव वाला पॉइंट मिक्स नहीं करना है, वो अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। आपकी शादी में तो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके प्रोफेशनल कलीग्स, आपके बिजनेस एसोसिएट सब लोग आएंगे जिनको भी आपने बुलाया,
सब लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आएंगे, तो आप किसी से कुछ भी गिफ्ट रिसीव करो मैरिज के ओकेजन पे, उसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशन। तो रिलेटिव वाला पॉइंट अलग है। रिलेटिव तो आपको पूरे साल में कभी भी कुछ भी कितना भी गिफ्ट दे सकता है, और मैरिज के ओकेजन पे आपको कोई भी कितना भी गिफ्ट दे सकता है। ये पॉइंट्स है। अब मैरिज वाली ओकेजन में क्या डिपार्टमेंट को पता है कि ये रेयर ओकेजन है, मोस्टली तो लाइफ में एक ही बार आती है, बाकी अपनी अपनी कैपेसिटी है सबकी, किसी की 2-4 बार भी आ सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पे तो इंसान थक ही जाएगा। तो ऐसा कोई बहुत 100 बार तो ये कंडीशन आने वाली है नहीं, तो 1-2 बार ऐसी कंडीशन आती है। तो अगर उस मौके पे जो भी गिफ्ट उसने रिसीव किए हैं उसको जेन्युइन गिफ्ट मान के टैक्सेबिलिटी से बाहर रख भी दिया तो चलेगा, वन टाइम ओकेजन है उस हिसाब से। तो मैरिज पे अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिला है तो वो टैक्सेबल नहीं है। फिर बोले मैरिज एनिवर्सरी पे मिला है, आजकल फर्स्ट मंथ मैरिज एनिवर्सरी, अभी अभी तो शादी हुई, फर्स्ट मंथ तो तुरंत आ जाता है, फिर हर महीना सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब 2-4 दिन का भूत है, साल भर के बाद देखो अगले साल वाली याद भी नहीं रहेगी, वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, आजकल क्रेजी अलग है, लोगों को बच्चा हो रहा है तो उसका हर महीने बर्थडे मना रहे हैं। बोले जल्दी बुढ़ा हो जाएगा बेचारा, हर महीने का बर्थडे मना रहे हो, साल में एक बार मना लो ना, क्या हो गया है। तो शादियों में भी यही हो रहा है, बच्चों में भी यही हो रहा है, लोग ओवर सेलिब्रेशन कर रहे हैं वैसा। तो चलो ठीक है, शौक है तो करो, और क्या। तो ये सब जो चीजें हैं वो कवर नहीं होती, सिर्फ मैरिज का ओकेजन कवर होता है। अच्छा, मैरिज से पहले एंगेजमेंट होती है, तो एंगेजमेंट कवर होगी यहाँ पे नहीं। ठीक है, मैरिज का जो ओकेजन है, अभी मैरिज में आपका पूरा वो मेन्यू कार्ड बना हुआ है, 7 दिन की आइटनरी बनी हुई है, डे 1 पे ये इवेंट है, डे 2 पे ये इवेंट है, डे 7 पे फाइनली रिसेप्शन और शादी है, वैसा है। तो अपने सारे इवेंट्स रखे हुए हैं। अब वो पूरे टोटल में जो भी गिफ्ट्स आ गए, आप मैरिज के दिन पे दिखा के उसको क्लेम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एंगेजमेंट 4 महीने पहले हुई थी और शादी अभी है, तो एंगेजमेंट पे मिले हुए गिफ्ट जो है वो एक्चुअली इस कैटेगरी में कवर नहीं होते। या तो फिर आप एक काम करो, उसको एंगेजमेंट गिफ्ट मत दिखाओ, उसको आप मैरिज पे दिया हुआ गिफ्ट ही शो कर दो ना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कैसे प्रेजेंट करते हो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आती है, ये ध्यान रख के चलना। तीसरे पॉइंट में बोला है विल या इनहेरिटेंस में अगर आपको कुछ मिला हो, विल जो है वो तो आपके फैमिली मेंबर्स की होगी, इनहेरिटेंस में वही होता है। तो विल और इनहेरिटेंस में मिली हुई प्रॉपर्टी तो आपके हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर होती तो सोचो क्या होता। भाई पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बच्चों को ही जाती है एट दी एंड, तो हर इंसान अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है और उस पर उसको टैक्स देना पड़ रहा है, गिफ्ट इनकम। तो ये तो अनफेयर हो गया ना, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट में बोला है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो गई, उससे आपके कुछ पैसे लेने बाकी थे, वो बिजनेस का कोई ट्रांजेक्शन था, उसकी डेथ हो गई। अब बाद में आपने उसकी फैमिली को कांटेक्ट किया, बोला कि भाई ऐसा ऐसा है और हमारे कुछ पैसे लेने बाकी थे, तो आप देख लो ड्यूज क्लियर करवा दो, उन्होंने करवा दिए। अब वो जो पैसा मिला वो गिफ्ट थोड़ी ना है, वो तो आपको बिजनेस के डील की वजह से जो पैसा बाकी था वो मिला है, तो दैट इज नॉट अ गिफ्ट, वो यहाँ पे क्लैरिफाई किया। इसके बाद फ्रॉम अ लोकल अथॉरिटी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 10, लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का आप एग्जांपल ले सकते हो। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ आपको रिफंड आया, कुछ कैशबैक आया, ऐसा होता है कभी कभी, फिर उनके पास सरप्लस फंड्स है तो उन्होंने सारे टैक्स पेयर्स को कुछ पैसा रिफंड कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो दैट इज अ गिफ्ट बट इट इज नॉट टैक्सेबल, उसमें कोई टैक्स लगने वाला नहीं। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट में बात हो रही है यूनिवर्सिटी की, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन की, कोई ट्रस्ट की, जिनके फंड में से आपको कुछ पैसे मिले, स्कॉलरशिप या ऐसा कुछ, या कोई ग्रांट मिली है, तो वो टैक्सेबल नहीं, क्योंकि स्कॉलरशिप और ग्रांट उसको मिलती है या तो मेरिटोरियस है या उसको पैसों की जरूरत है, और फिर आपने उसी के ऊपर टैक्स लगा दिया तो वो ठीक नहीं, तो उसको यहाँ पे एक्सक्लूजन में रखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी वैसे ही, चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से अगर आपको कुछ पैसा मिला है तो उसके बाद वाले पॉइंट में वही बात हो रही है, सेम ही चल रहा है सारा। सेक्शन 47 की जो बात हो रही है वो कैपिटल गेन में कवर होता है, वहां लिख के रख लेना, मैं आपको चैप्टर में ये कंडीशन पढ़ाऊंगा, अभी यहाँ पे ज्यादा डिटेल में दिया हुआ नहीं। वापस से ट्रस्ट वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। 11th पॉइंट ओपन एंडेड है, किसी और को यहाँ कवर करना है तो कर सकते हैं, ऐसा बोला हुआ है। और 12th और 13th वाला जो पॉइंट है ना वो कोविड से रिलेटेड है, कोविड-19 के टाइम पे आया था कि भाई कोविड के टाइम पे अगर किसी को इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और आपने उसको पैसे दिए तो वो गिफ्ट टैक्स में कवर नहीं होगा, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे रिसीवर के ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। फिर 13th वाले पॉइंट में बोला है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई और उस पर्सन की फैमिली की हेल्प करने के लिए उसके एम्प्लॉयर ने या उसके रिलेटिव्स ने या फ्रेंड्स ने पैसों की मदद की कि भाई आप कैसे सर्वाइव करोगे, थोड़ा थोड़ा हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो रिसीवर के लिए वो पैसा टैक्सेबल नहीं होगा अप टू 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए तक वो गिफ्ट टैक्स नहीं माना जाएगा।
और ये रिसीव कब होना चाहिए उसकी कंडीशन है, विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन। जब वो पर्सन की कोविड से डेथ होगी उसके 12 महीने के अंदर अंदर उसको ये पैसा उसकी फैमिली को दिया गया है एम्प्लॉयर के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू, तो बोला उसमें टैक्सेबिलिटी 10 लाख रुपए तक नहीं आएगी वैसे। तो ये सब कंडीशंस यहाँ पे बताई हुई है। बोलो क्लियर, ये पॉइंट समझ आया? तो ये सब चीज़ें थी। अब इसी के बाद वो पॉइंट जो कंटिन्यू हो रहा है वो देख लो, एक्सप्लेनेशन। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है वो आप जानते हो, मैं बता चुका हूँ। लेकिन जो बी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी। उस पर अभी तक अपन ने बात ही नहीं की, मैं जनरल बातें बता रहा था आपको, अब स्पेसिफिक बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने देखा कि मनी गिफ्ट करने पे गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी गिफ्ट करने पे गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है, प्रॉपर्टी इमूवेबल हो सकती है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब पॉइंट ये है कि प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब क्या है? क्या सारी प्रॉपर्टीज मूवेबल वाली सब कवर हो जाएंगी, सारी इमूवेबल कवर हो जाएगी? आंसर इज नो। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा उन्होंने, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, कुछ भी आप गिफ्ट करो इस सेक्शन में गिफ्ट टैक्स आ सकता है। लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें इन्होंने सारी मूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं की, सिलेक्टेड मूवेबल प्रॉपर्टी ही कवर की है। वो लिस्ट यहाँ पे देख लो। पॉइंट नंबर 1 में तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात ही हो रही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। पॉइंट नंबर 2 से जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी उन्होंने लिखी है सिर्फ उन्हीं के ट्रांसफर करने पे गिफ्ट टैक्स आता है, अदरवाइज नहीं। जैसे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, तो अगर आपने किसी को शेयर्स या सिक्योरिटीज गिफ्ट की तो रिसीवर के लिए टैक्सेबल। अगर आपने ज्वेलरी किसी को गिफ्ट की तो रिसीवर के लिए टैक्सेबल। देखो सारी वैल्यूएबल चीजों को कवर किया उन्होंने, फालतू चीजों को नहीं। फिर बोला आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस मतलब जो पुरानी चीजें होती है ना, वो हाँ एंटिक्स। अभी कल परसों सोशल मीडिया में चल रहा है ये अपना इंडोनेशिया में कहीं पे किसी ने कुछ मतलब एक्सकेवेशन होता है, जमीन के नीचे ड्रिलिंग विलिंग कर रहे होते हैं, तो वहां से कुछ है ना वो त्रिशूल मिला है बड़ा सा, और एक वो वज्र करके जो बोलते हैं इंद्र देवता का एक वो होता है वैसा, जैसे त्रिशूल शिव जी का होता है ना वैसे। तो वो 2 चीजें जमीन में से निकली है और वो बोल रहा है कि ये एंशियंट है और हजारों साल पुरानी है, और उसका कुछ उसने प्रूफ किया वैसा कुछ है। अब वो बंदा उसका ऑक्शन कर रहा है और वो जो त्रिशूल है वो बेच रहा है 500 करोड़ रुपए में, और जो दूसरा डिवाइस है वो बेच रहा है 250 करोड़ रुपए में। तो 750 करोड़ रुपए वो रेज कर रहा है ऑक्शन करके, और जो भी पैसा आएगा वो चैरिटेबल कॉजेज के लिए हम यूज करेंगे उस तरीके से। किसकी चैरिटी हुई कितनी होगी पता नहीं, लेकिन अभी वो क्लेम कर रहा है। तो सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से चल रहा है। तो उसको वो चीज़ मिली थी 2015-16 में, अभी नहीं। तो तब उसको डिस्प्ले में रखा था, फिर इंडिया लेके आए, सब लीगल पेपर वर्क किया, अब ऑक्शन करने निकाला 10 साल के बाद वैसा है। तो अभी 2-3 दिन से उसका हाईलाइट चल रहा है कि शिव जी के टाइम का कोई त्रिशूल है और अप टू 10,000 ईयर्स पुराना भी हो सकता है, ऐसा सब क्लेम है, बाकी पता नहीं क्या है, बट ये न्यूज़ चल रही है। अब ऐसी कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, कोई खरीद रहा है, बेच रहा है या गिफ्ट कर रहा है, तो उसमें गिफ्ट टैक्स आ सकता है, ऐसे बोला। फिर है ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्ट वर्क, ये वो सब चीज़ें जो अपने को समझ नहीं आती और लोग इसके लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। ठीक है, फालतू फालतू सी पेंटिंग्स होती, समझ में नहीं आती क्या है, उसके पता नहीं 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ लोग दे देते हैं। एक पेंटिंग मैंने देखी थी, ऐसा एग्जीबिशन था कहीं पे, ऐसे एक कैनवस था, एक ब्लू कलर का पूरा पेंट मारा था ब्रश और एक येलो कलर, बस पेंटर का साइन, 50 लाख रुपए। बोला ऐसा क्या है, 50 लाख रुपए जैसा कुछ किया ही नहीं तो कोई भी कर सकता है। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मतलब जो किसी को समझ नहीं आता, ना बनाने वाले को समझ आता है, ना देखने वाले को, ना खरीदने वाले को, लेकिन खाली वो सोशल स्टेटस होता है। वो जो पेंटर की साइन होती है ना, उसकी वैल्यू है कि ये पेंटर क्या है, बहुत फेमस है, तो इसने बनाई है पेंटिंग, तो हम खरीदेंगे, फिर अपने ऐसे घर में ड्राइंग रूम में लगाएंगे, फिर लोग आएंगे देखेंगे, अरे इतनी महंगी, बोले हाँ 50 लाख रुपए में, स्टेटस सिंबल हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो समझ आए ना आए, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत हो जाती है। ऑक्शन में तो कितनी बार बहुत ज़्यादा बोली लगती है और फिर बिकती हुई पेंटिंग जैसा। तो ये सारा जो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, कल्चर, आर्ट वर्क, ये सब चीज़ों में गवर्नमेंट को पता है कि महंगी होती है, तो इसके ऊपर इन्होंने गिफ्ट टैक्स जो है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे तो कुछ भी बना के बेच दो, और क्या ही फर्क पड़ता है। आपका नाम अच्छा होना चाहिए, फेमस पेंटर होना चाहिए, बस आप एक ब्रश लगा दो कैनवस के ऊपर, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है वैसे, तो वो पॉइंट है। नेक्स्ट है बुलियन। बुलियन का मतलब है गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में नहीं, कॉइन के फॉर्म में, बिस्किट के फॉर्म में, ठीक है, वो गोल्ड बार के फॉर्म में, अदर देन ऑर्नामेंट, ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं। ज्वेलरी तो ऊपर लिखी है ना, तो बुलियन का मतलब होता है बेसिक फॉर्म में गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स, कोई भी प्लेटिनम, सब हो सकता है। तो ये सब चीज़ों पे गिफ्ट टैक्स आएगा। लास्ट पॉइंट है वर्चुअल डिजिटल असेट, ये आपके बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये सब इसमें आ जाता है, वर्चुअल डिजिटल असेट।
बोलो समझ आया? तो ये है प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। अब इसमें जो कुछ नहीं लिखा है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अब आपको मैं ट्रांजैक्शंस बताता हूँ कि लोग इसका कैसे यूज करते हैं। अपने बॉलीवुड वाले बहुत यूज करते हैं। आपने देखा होगा कितनी बार कि कोई एक्टर ने किसी मूवी में कोई डांस परफॉर्म कर दिया, कोई कैमियो रोल कर दिया, कोई गाना गेस्ट अपीयरेंस दे दिया, डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने उसको 2 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर दी, थैंक यू जेस्चर कि आप हमारी मूवी में आए, आपने हेल्प की तो आपको एक गाड़ी गिफ्ट में दे रहे हैं। वो गिफ्ट नहीं है, वो कंसिडरेशन। लेकिन क्या होता है ना कि कंसिडरेशन 2 करोड़ दिया तो उसमें वो एक्टर को टैक्स लगेगा, और 2 करोड़ पे इंडिविजुअल कितना टैक्स भरेगा? 50 लाख तो टैक्स चला जाएगा स्लैब रेट के हिसाब से। उसके बदले वो क्या बोलता है प्रोड्यूसर को, बोले काम कर, मुझे वैसे भी एक गाड़ी खरीदनी है तो तू ये गाड़ी खरीद और मुझे गिफ्ट कर दे। अब कार एज अ गिफ्ट रिसीव करने पे गिफ्ट टैक्स नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में कार नहीं लिखी हुई है, चाहे वो लग्जरी कार हो या बेसिक कार। तो आप देखो बहुत बार बॉलीवुड में ऐसे दिखाते हैं, वो लोग न्यूज़ आती है कि भाई प्रोड्यूसर ने एक्टर को कार गिफ्ट कर दी क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया, मूवी ने बहुत प्रॉफिट कमाया तो गिफ्ट है। वो गिफ्ट नहीं है, वो उसकी फीस का ही एक पार्ट है। एक्टर के साथ डिसाइड हुआ है कि भाई तेरे को 10 करोड़ रुपए देंगे इस पिक्चर में काम करने के। वो बोलता है, बोले सर एक काम करो, आप है ना 6 करोड़ रुपए मुझे कैश दे दो और 4 करोड़ की एक फरारी मंगवा लो मेरे लिए, मैं उसी से वही खरीदने वाला हूँ। अब आप मुझे 10 करोड़ पूरे दोगे तो मैं 10 करोड़ पे पहले टैक्स भरूंगा, फिर बचे हुए पैसों में से गाड़ी खरीदूंगा। इससे बेटर है आप गाड़ी खरीद के दे दो, तो एटलीस्ट उतने अमाउंट पे तो टैक्स बचेगा। तो 4 करोड़ पे टैक्स बचा लिया सीधा सीधा गिफ्ट दिखा के। तो गिफ्ट कुछ भी नहीं है, वो ट्रांजेक्शन है। तो अपने देखते हैं कि ये सेलिब्रिटीज जो है वो ऐसी लग्जरी कार्स, स्पोर्ट बाइक्स, फिर वॉचेस होते हैं जिसमें वो डायमंड्स लगे होते हैं। ये अंबानी की शादी में जाओ तो 1-1 करोड़ की घड़ियां गिफ्ट मिल जाती है, तो वैसा है। ये सब कुछ जो है वो एक तरीके से गिफ्ट टैक्स बचाने वाला प्रोविजन है कि भाई रिसीवर को कोई टैक्स लगता नहीं है, बिकॉज वो सारी चीज़ें इस लिस्ट में नहीं लिखी है। अगर इस लिस्ट में लग्जरी कार लिखी होती ना तो ये बॉलीवुड वाले एक दूसरे को गाड़ियाँ गिफ्ट नहीं कर रहे होते, कोई फायदा ही नहीं। फिर अपने आप खरीद लो जो खरीदनी, बात वैसी हो जाती फिर। तो ये पॉइंट है। चलो, तो इसके साथ ये गिफ्ट टैक्स वाला पूरा प्रोविजन आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ आया हो? क्लियर है सारे पॉइंट्स? चलो, तो ये कंप्लीट हुआ। बस रिमेनिंग पॉइंट्स जो बचे हैं वो कल के लिए बाकी रखते हैं। कल लास्ट रहेगा ये चैप्टर, सारे प्रोविजंस और इलस्ट्रेशंस भी थोड़े से हैं वो हो जाएंगे। तो एक ही दिन का टॉपिक अपना बचा है, ठीक है? तो सही पेस पे ही चल रहा है, कोई इशू नहीं।